हम लोग आज पढ़ेंगे नियम नंबर 17 के ग में कि र और दंत स के बाद किंतु न से पहले यदि चवर्ग अर्थात च छ ज झ ञ, टवर्ग अर्थात ट ठ ड ढ अण, तवर्ग अर्थात त थ द ध न, ल तालव्य स मूर्धन्य स में से कोई वर्ण आए तो न का ण नहीं होता है। अब यहाँ उदाहरण में समझिए, दिया हुआ है, कह रहे हैं कि र और दंत स के बाद किंतु न से पहले। इसमें भी र है, इसमें भी र है, इसमें भी र है और इसमें भी र है। ठीक है, र और दंत स के बाद किंतु न से पहले यदि चवर्ग यानी च छ ज न से पहले तवर्ग का है, ल है, ये तवर्ग है, यहां पर ल है, यानी यह जो नियम है इस नियम पर यह फिट बैठ रहा है कि कहा कि र और दंत स के बाद किंतु न से पहले यदि चवर्ग में से कोई वर्ण रहता है, तवर्ग में से कोई वर्ण रहता है, या तवर्ग में से कोई वर्ण रहता है, या ल या तालव्य स या मूर्धन्य में से कोई वर्ण आता है तो न का ण नहीं होता है। इस प्रकार से इसका जब हम संधि करेंगे तो पर्वत प्लस इन बराबर क्या होगा? क्या होगा बोलो? मुंह में दही जमा ली, समझ लीजिए। कहा है कि यह जो न है ना, इस न से पहले चवर्ग यानी च छ ज झ ञ में से कोई बन रहा है, या टवर्ग ट ठ ड ढ ण में से कोई बन रहा है, या त थ द ध न में से कोई बन रहा है, या तालव्य या ल रहे, तालव्य स्वर है या मूर्धन्य स्वर है, इनमें से कोई भी वर्ण यदि रहता है इस न से पहले तो यह न अण में नहीं बदलेगा। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि एक ही पद में र के बाद न आता है तो वह न अण में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ न से पहले र रहने के बाद भी यह न अण में नहीं बदल रहा है। आपको समझ में आया? नहीं समझा रहा जी आपको? कह रहा है कि र और दंत स के बाद, र के बाद या दंत स के बाद, ठीक है, यह न से पहले र भी है, दंत स भी है, ठीक है, पर र और दंत स के बाद किंतु न से पहले, र और दंत स के बाद किंतु न से पहले, र के बाद र और दंत स के बाद किंतु न से पहले यदि चवर्ग, यानी न से पहले और र के बाद। चलिए इसको समझिए ना, र के बाद और न से पहले क्या क्या होता है? यहां र है, इसमें वक्त दिया हुआ है, वक्त, ठीक है, वक्त है ना, र के बाद वक्त है, तो इस वक्त में यह त है ना, फिर यहां पर कह रहा है कि दंत स के बाद किंतु न से पहले, तो यहां पर ल है, इसमें ल है ना, कहा है कि ल रहे या तलब सब। उसके बाद कह रहा है कि इस र के बाद, कहा है ना कि र के बाद, इसमें तो दंत स नहीं है, दंत स नहीं ना है, इशारों में दंत स नहीं ना है, तो कहा है कि र या दंत स के बाद, तो अब तो दंत स नहीं है तो र के पास आएंगे। र के बाद यदि न हो और न से पहले क्या हो? तवर्ग चवर्ग टवर्ग,
चवर्ग हो, टवर्ग हो और तवर्ग हो। इसमें चवर्ग तो नहीं है, टवर्ग भी नहीं है, तवर्ग है ना, तो थ द ध त थ द ध न होता है ना, तो तवर्ग का तीसरा द है ना। फिर याद कर रहा है कि न से पहले, न से पहले और र के बाद अगर चवर्ग हो तो चवर्ग नहीं है, टवर्ग हो तवर्ग टवर्ग नहीं है, तवर्ग हो तवर्ग भी नहीं है। फिर कह रहा है कि तालब ल, तालब में स और मूर्धन्य स, तो ल तो दिख रहा है ना, या ल है ना। अरे हलंत में कह दिए, हलंत में नहीं है, लेकिन जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं ना सब हलंत में ही होते हैं, ठीक है। यानी व्यंजन वर्ण जो भी होते हैं वो बिना स्वर के सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं। तो शुद्ध जो व्यंजन वर्ण होता है ना वो हलंत में होता है, और मिलावट जब होता है तो स्वर सहित होता है वो, क्योंकि बिना स्वर का व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए स्वर को मिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक क्रम में जब लिखा जाता है तो व्यंजन को क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं व्यंजन वर्ण में, ठीक है, और स्वर से आके वो पुलित हो जाता है। आपको समझ आया? अभी भी समझ नहीं आया? अभी समझ में आया कि नहीं? समझ नहीं आया? तम्बाकू खाइएगा मुंह। अब देखिए, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा। उसमें स्पष्ट कह दिया है कि ये सभी कंडीशन को पूरा करते हुए यह उदाहरण है, इन सभी कंडीशन को जब पूरा कर रहा है, और इन कंडीशन को पूरा करते हुए जब उदाहरण है, तो फिर इसमें क्या करना है, ईश्वर को जोड़ देना है। इसमें स्वर क्या होगा, इसमें जोड़ दे, जुड़ जाएगा। तो जब ये जुटेगा, जैसे क्या होगा इसका, ये हो जाएगा पर्व, इस तो में ये जुटेगा तो हो जाएगा तीन, पर्व तीन हो जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर, सरलीन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हो जाएगा विसार दिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गौरलीन हो जाएगा, गौरलीन, ठीक है। और समझ आया? अगर समझ में आ गया है तो उतार लीजिए।